Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का पीके स्मार्ट जीके यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? सभी को नमस्कार, राम राम और बहुत सारा प्यार। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे अंतःस्रावी ग्रंथि एवं बाह्य स्रावी ग्रंथियों के बारे में, जिससे रिलेटेड हमने टॉप 60 क्वेश्चंस तैयार किए हैं, जिसमें से आपको 30 क्वेश्चंस के 2 पार्ट करवाए जाएंगे, 30+30 क्वेश्चन। आज हमारा फर्स्ट पार्ट होगा जिसमें हम 30 क्वेश्चन कवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम अगले 30 क्वेश्चन लेकर आएंगे, जिससे आपको याद करने में भी आसानी होगी और अच्छे से सभी क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। अंतःस्रावी ग्रंथि एवं बाह्य स्रावी ग्रंथियों की बात करें तो यहाँ से एग्जाम्स में 1 से 2 क्वेश्चन आपको अवश्य देखने को मिलेगा। तो वीडियो बहुत ही शानदार बनाए गए हैं और वही क्वेश्चन लिए गए हैं जो प्रीवियस एग्जाम्स में कई बार रिपीट हुए हैं और बार बार पूछे गए हैं। तो आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा अंत तक। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फ्रेंड्स, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है? तो फ्रेंड्स, एसटीएच हार्मोन, टीएसएच हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, ये तीनों हार्मोन है, ये तीनों ही पीयूष ग्रंथि से स्रावित होते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अब पीयूष ग्रंथि से कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं वो भी देख लीजिए। पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले 9 हार्मोन है, एसटीएच हार्मोन, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, टीएसएच हार्मोन, एफएसएच हार्मोन, एससीटीएच हार्मोन, एलएच हार्मोन जिसे लुटेनिसिंग हार्मोन बोलते हैं, प्रोलैक्टिन हार्मोन हो गया, और अगले देख लीजिए 3 और, एमएसएच हार्मोन जिसे मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी बोलते हैं, 8वां हो गया वेसोप्रेसिन, 9वां हो गया ऑक्सीटोसिन। तो ये 9 हार्मोन है, इन सभी को आप याद कर लीजिए अच्छे से। एग्जाम्स में कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्न में से पीयूष ग्रंथि कौन से हार्मोन स्रावित करती है या कौन सा हार्मोन स्रावित नहीं करती है। तो ये सभी 9 हार्मोन आपको याद रहने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। निम्नलिखित में से किस हार्मोन की कमी से बोनापन रोग होता है? कौन सा रोग? बोनापन रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? तो फ्रेंड्स, वो होता है एसटीएच हार्मोन की कमी से। एसटीएच हार्मोन यह शारीरिक वृद्धि एवं विकास में सहायक होता है, अतः इसे वृद्धि हार्मोन भी कहा जाता है। एसटीएच हार्मोन की कमी होने से बोनापन रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस हार्मोन को बर्थ हार्मोन एवं मिल्क एजेक्टिंग हार्मोन भी कहते हैं? तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीटोसिन हार्मोन को बर्थ हार्मोन एवं मिल्क एजेक्टिंग हार्मोन भी कहते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, ऑक्सीटोसिन हार्मोन को बर्थ हार्मोन एवं मिल्क एजेक्टिंग हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि यह हार्मोन स्तन ग्रंथि के विकास से लेकर बच्चा जन्म लेने के बाद भी दुग्ध स्राव में सहायक होता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या होता है? दुग्ध स्राव में सहायक होता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन बच्चे के जन्म के समय गर्भाशय की पेशियों में संकुचन पैदा करता है, जिसके कारण प्रसव पीड़ा भी होती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस हार्मोन के अल्प स्रावण से डायबिटीज इंसिपिड्स नामक बीमारी होती है? तो फ्रेंड्स, ये होती है वेसोप्रेसिन हार्मोन के स्रावण से। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वेसिप्रोसिन हार्मोन के अल्प स्रावण से डायबिटीज इंसिपिड्स नामक बीमारी होती है। इस बीमारी से प्यास अधिक लगती है एवं बार बार मूत्र त्याग की आवश्यकता होती है। तो इसे एंडी डाईयूरेटिन हार्मोन भी कहते हैं। वेसोप्रेसिन हार्मोन का दूसरा नाम क्या है? एंडी डाईयूरेटिक हार्मोन। तो दोनों नाम आपको याद रहना चाहिए। वेसोप्रेसिन हार्मोन स्तनधारियों में दूध स्राव को उत्तेजित करता है। क्या करता है? स्तनधारियों में दूध स्राव को उत्तेजित करता है वेसोप्रेसिन हार्मोन। तो ये भी आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि के विकास एवं थायरोक्सिन हार्मोन के स्राव को नियंत्रित करता है? तो फ्रेंड्स, ये करता है टीएसएच हार्मोन। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। टीएसएच हार्मोन जिसे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं, थायराइड ग्रंथि के विकास एवं थायरोक्सिन हार्मोन के स्राव को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन जनन क्रियाओं पर नियंत्रण करता है? तो फ्रेंड्स, ये करता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जनन क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस रोग को थायराइड की आत्महत्या कहते हैं? आपको बताना है किस इनमें से किस रोग को थायराइड की आत्महत्या कहते हैं, थायराइड ग्रंथि की
आत्महत्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स ये कहते हैं होशिमोटो रोग को। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। होशिमोटो रोग के अंतर्गत शरीर स्वतः ही थायराइड ग्रंथि को नष्ट कर देता है। इस कारण इसे थायराइड की आत्महत्या या एंटी इम्यूनी रोग भी कहते हैं। यह रोग थायराइड ग्रंथि की अल्प क्रियाशीलता के कारण होता है। तो ये पॉइंट भी आपको याद कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रक्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको बताना है इनमें से कौन से कथन सही है। पहला है प्लाज्मा में प्रोटीन नमक तथा हार्मोन उपस्थित होते हैं, ये करेक्ट है। दूसरा है रक्त एक संयोजी उत्तक है, ये भी करेक्ट है। फ्रेंड्स रक्त एक संयोजी उत्तक है, कौन सा उत्तक है ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आप अच्छे से याद रखनी। लाल रक्त रुधिर कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं तथा प्लेटलेट्स को संयुक्त रूप से प्लाज्मा कहते हैं। नहीं, इनको प्लाज्मा नहीं कहते, ये रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन 3, 1 और 2 दोनों सही है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 व 2 दोनों। अब देखिए, रक्त के तरल आधात्री भाग को प्लाज्मा कहते हैं। रक्त के तरल आधात्री भाग को प्लाज्मा कहते हैं जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं तथा प्लेटलेट निलंबित होती है अर्थात उपस्थित नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रुधिर वाहिनियों की अंदर की सतह होती है, रुधिर वाहिनियों के अंदर की सतह कैसी होती है? सल्की उपकला की। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा रक्त समूह सर्वदाता होता है? तो फ्रेंड्स ओ रक्त समूह सर्वदाता होता है जबकि ए बी सर्वग्राही होता है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, आप अच्छे से देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतःस्रावी तंत्र एवं इसकी कार्य प्रणाली का अध्ययन निम्न में से कहलाता है। अंतःस्रावी ग्रंथि एवं इसकी कार्य प्रणाली के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एंडोक्राइनोलॉजी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब ऑर्गेनोलॉजी, टेक्नोलॉजी, सिंडेस्मोलॉजी ये किसे कहते हैं, ये भी देख लीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट में। अंतःस्रावी तंत्र एवं इसकी कार्य प्रणाली के अध्ययन को तो एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। अंगों का अध्ययन कहलाता है ऑर्गेनोलॉजी, अंगों के अध्ययन को ऑर्गेनोलॉजी कहते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। शरीर के रचनात्मक संगठन का अध्ययन टेक्टोलॉजी, रचना विज्ञान कहलाता है। शरीर के रचनात्मक संगठन का अध्ययन टेक्टोलॉजी कहलाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कंकाल संधियों एवं स्नायुओं का अध्ययन सिंडेस्मोलॉजी कहलाता है। सिंडेस्मोलॉजी किसे कहते हैं? कंकाल संधियां एवं स्नायुओं का अध्ययन सिंडेस्मोलॉजी कहलाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। चारों हार्मोन आप अच्छे से याद कर लीजिए, कोई सा भी हार्मोन एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है? फ्रेंड्स अंतःस्रावी ग्रंथि एवं बाह्यस्रावी ग्रंथि से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी है, कौन सी बाह्यस्रावी है। तो ऐसे क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से याद करके ही जाने हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। लार ग्रंथि या बाह्यस्रावी ग्रंथि होती है, जबकि पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि ये सभी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां ऐसी ग्रंथियां होती है जिनमें वाहिकाएं अनुपस्थित होती है और हार्मोन को इनमें हार्मोन स्रावित करती है। अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन स्रावित करती है। हार्मोन को रक्त के प्लाज्मा के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है। कौन कौन से उदाहरण देखिए, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि आदि ये उदाहरण है अंतःस्रावी ग्रंथि का। अब बाह्यस्रावी ग्रंथियां होती है वे एंजाइम स्रावित करती है और इन ग्रंथियों में एंजाइम को शरीर के विभिन्न अंगों तक वाहिकाओं के माध्यम से पहुंचाया जाता है, क्योंकि इनमें वाहिकाएं उपस्थित होती है जबकि अंतःस्रावी ग्रंथियों में वाहिकाएं अनुपस्थित होती है। उदाहरण देख लीजिए, लार ग्रंथियां, त्वचा ग्रंथियां, ये बाह्यस्रावी ग्रंथियों के उदाहरण है। तो ये पॉइंट आप अच्छे से याद कर लीजिए, कौन से बाह्यस्रावी ग्रंथियां होती है और कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलिए, निम्न में से एक मिश्रित ग्रंथि है, आपको बताना है इनमें से मिश्रित ग्रंथि कौन सी है। पीयूष ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि, श्लेष ग्रंथि, श्लेषम ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि। तो फ्रेंड्स यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अग्नाशय ग्रंथि होती है, ये एक मिश्रित ग्रंथि होती है, अर्थात बाह्य स्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि दोनों प्रकार की ग्रंथि है अग्नाशय ग्रंथि। यह बाह्य श्रावण भी करती है और अंतःस्रावण भी करती है। ऐसी ग्रंथियां जो अंतःस्रावी एवं बहिस्रावी दोनों प्रकार की होती है उन्हें मिश्रित ग्रंथियां कहते हैं। अग्नाशय एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि है, तो इसको भी आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहिस्रावी ग्रंथियां निम्न में से किसका श्रावण करती है? बहिस्रावी ग्रंथियां इनमें से किसका श्रावण करती है? तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, बहिस्रावी ग्रंथियां एंजाइम का श्रावण करती है जबकि अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन का श्रावण करती है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं? थायराइड ग्रंथि को, अधिवृक्क ग्रंथि को,
पीयूष ग्रंथि को या फिर यकृत ग्रंथि को? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है क्योंकि यह स्वयं एक अंतःस्रावी ग्रंथि होने के कारण ही अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के उत्सर्जन को नियमित करती है। यह शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि मटर के दाने के समान होती है। मटर का दाना कितना सा होता है? छोटा सा, उसके समान होती है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि लैंगिक विकास एवं वृद्धि, स्वास्थ्य, अंतः ग्रंथियों के स्राव को नियंत्रित करती है। तो ये सभी पॉइंट आपको याद कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? तो फ्रेंड्स वो होती है थायराइड ग्रंथि। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, जबकि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है पीयूष ग्रंथि। यहाँ पर अंतःस्रावी ग्रंथि पूछा तो थायराइड ग्रंथि हो जाएगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है थायराइड ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि होती है, जो मटर के दाने के समान होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो वो होती है यकृत। तो ये भी आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थायराइड ग्रंथि से निम्नलिखित में से किस हार्मोन का स्राव होता है? तो फ्रेंड्स वो होता है थायरोक्सिन हार्मोन का। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन का स्राव करती है। थायराइड ग्रंथि श्वास नली के दोनों ओर स्थित दो पोलियों से बनी होती है, जिसमें दोनों पोलियां आपस में इस्थमस द्वारा जुड़ जाती है। किस द्वारा? इस्थमस द्वारा जुड़ी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा 18 का क्वेश्चन है, जड़ मानवता रोग सर्टिनिज्म नामक रोग निम्नलिखित में से किस हार्मोन की कमी से होता है? तो फ्रेंड्स ये होता है थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से, जो कि थायराइड ग्रंथि स्रावित करती है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जड़ मानवता रोग थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से होता है। यह बच्चों में होता है तथा इसमें बच्चों का मानसिक व शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है और बच्चे बौने होने लगते हैं। इस हार्मोन की कमी से बच्चे बौने हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से आहार नाल की प्रारंभिक भाग कौन सा होता है? आहार नाल का प्रारंभिक भाग होता है मुख गुहा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आहार नाल का जो प्रारंभिक भाग होता है उसको मुख गुहा कहते हैं, जहाँ से हम भोजन की एंट्री करवाते हैं। मुख गुहा आहार नाल का प्रारंभिक भाग है। मुख गुहा का ऊपरी भाग तालू कहलाता है। ऊपरी भाग क्या कहलाता है? तालू कहलाता है। जीभ तथा दांत मुख गुहा के भाग होते हैं। मुख गुहा में जीभ और दांत आते हैं, जहाँ से भोजन प्रवेश करता है, उसी को मुख गुहा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीभ के सबसे पिछले भाग से निम्न में से किस प्रकार के स्वाद का अनुभव होता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, एग्जाम में पूछा जाता है कि मीठा, कड़वा, खट्टा, नमकीन जीभ के कौन से भाग से अनुभव होता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कड़वा। जीभ के सबसे पिछले भाग से कड़वा स्वाद का अनुभव होता है, जबकि अगले भाग से मीठा का, मध्य भाग से खट्टा का और अगले भाग के जो किनारे होते हैं जीभ के, उनसे नमकीन स्वाद का अनुभव होता है। तो इन सभी ऑप्शन को आप अच्छे से याद कर लीजिए। ये देख लीजिए, इसमें यही दिया हुआ है, जीभ के पिछले भाग से कड़वा स्वाद, आगे वाले भाग से मीठा स्वाद, मध्य किनारे के भाग से खट्टा स्वाद, आगे किनारों के भाग पर नमकीन स्वाद होता है। तो ये आप अच्छे से याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य में अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में अस्थायी दांतों की संख्या होती है 20। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। मनुष्य में शेषवावस्था अस्थायी दांतों की संख्या 20 होती है। शेषवावस्था में अस्थायी दांतों की संख्या 20 होती है। शेषवावस्था के दांतों को दूध के दांत कहा जाता है यहाँ, तथा वयस्कावस्था में निकलने वाले दांतों को स्थायी दांत कहा जाता है। शिशु के जो दांत निकलते हैं उनको दूध के दांत कहा जाता है। उसके बाद वो दांत टूटते हैं और जो नए दांत आते हैं वयस्क अवस्था में, उनको स्थायी दांत कहते हैं, जो कि परमानेंट रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य निम्न में से किस प्रकार के दांत का है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाएगा। भोजन को निगलने का, भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य कौन से दांत करते हैं? तो इन दांतों को सभी को आप याद कर लीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। रदनक दांत जो होते हैं वो भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं। अब करंतक, अग्रवर्णक और चौवर्णक का क्या कार्य है वो भी देख लीजिए। मनुष्य में स्थायी दांत निम्न 4 प्रकार के होते हैं। करंतक सबसे आगे वाले धारदार व चपटे होते हैं, कार्य होता है इनका भोजन को काटने का। रदनक होते हैं नुकीले दांत होते हैं, इनका कार्य होता है भोजन को चीरना फाड़ना। अग्रवर्णक जिन्हें प्रीमोलर भी कहते हैं, इंग्लिश वाले नाम भी याद रख लिए, इन सीजर, कैनाइन और प्रीमोलर आकार में चौड़े होते हैं और भोजन को पीसने का कार्य होता है। अगला देखिए, चौवर्णक
जिसे मोलर दांत भी कहते हैं, अपेक्षाकृत अधिक चौड़े होते हैं और कार्य भोजन को पीसने का होता है। तो ये सभी दांत आप अच्छे से देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है और पूछा गया है। तो ये होता है इनेमल। दांतों का सबसे कठोर जो भाग होता है वही मानव शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। इनेमल होता है ऊपर, दांतों के ऊपर वाला जो दांतों की रक्षा करता है। इनेमल दांत की सबसे ऊपरी परत होती है। जो मानव शरीर का सबसे कठोर भाग है, कार्य होता है दांतों को जीवाणुओं एवं भोजन खाने से पड़ने वाले दबाव से सुरक्षा करना। दांतों को सुरक्षा प्रदान करता है इनेमल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्तनधारियों की लार में निम्न में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है? स्तनधारियों की लार में इनमें से कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन और लाइसोजाइम दोनों एंजाइम पाए जाते हैं स्तनधारियों की लार में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। मुख्य रूप से लार में दो प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, एक तो टाइलिन या स्टार्च के पाचन में मदद करता है, दूसरा है लाइसोजाइम, इसमें प्रतिजीवाणुकारक गुण पाए जाते हैं। तो ये दोनों आपको याद रहने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रास नली व अमाशय के मध्य पाया जाने वाला वह कौन सा भाग है जो भोजन को अमाशय से पुनः ग्रास नली में जाने से रोकता है? तो फ्रेंड्स वो होता है वॉल्वस स्फिंक्टर। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अमाशय तथा ग्रास नली के बीच एक वॉल्व स्फिंक्टर पाया जाता है जो भोजन को वापस ग्रास नली में जाने से रोकता है। तो ये पॉइंट आपको याद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमाशय में पेप्सिन एंजाइम का निम्न में से कौन सा कार्य है? पेप्सिन एंजाइम का कार्य बताना है। तो फ्रेंड्स ये है भोजन में उपस्थित प्रोटीन का पाचन करना। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। पेप्सिन का कार्य होता है, पेप्सिन एंजाइम का कार्य होता है भोजन में उपस्थित जो प्रोटीन होता है उसका पाचन करना। देख ली, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है HCl। HCl इसका कार्य होता है जीवाणुनाशक का कार्य होता है एंजाइमों को सक्रिय करना। ठीक है, और रेनिन का कार्य होता है दूध में उपस्थित प्रोटीन का पाचन करना। यह बच्चों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेप्सिन का कार्य देखिए भोजन में उपस्थित प्रोटीन का पाचन करना। पेप्सिन का कार्य होता है भोजन में उपस्थित प्रोटीन का पाचन करना। श्लेष्मा का कार्य होता है, जिसे मुकस भी कहते हैं, श्लेष्मा कोशिकाओं से स्रावित श्लेष्मा अमाशय की दीवारों और जठर ग्रंथियों को HCl अम्ल एवं पेप्सिन से सुरक्षित रखता है। तो ये सभी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भाग छोटी आंत का नहीं है? ऑप्शन है ग्रहणी, मध्यांतर, ग्रसनी और शेषांतर। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ग्रसनी है ये छोटी आंत का भाग नहीं है, बाकी छोटी आंत के भाग है ग्रहणी, मध्यांतर और शेषांतर। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा हमारे यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीत रस का स्राव निम्न में से कहाँ से होता है? तो फ्रेंड्स पीत रस का स्राव होता है यकृत से। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। पीत रस का स्राव, जिसे बाइल जूस भी कहते हैं, उसका स्राव होता है यकृत से। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। पीत रस एक हरे रंग का तरल क्षारीय पदार्थ होता है जिसका स्राव यकृत करता है। इसका पीएच का मान बोले तो 7.7 होता है, अर्थात यह क्षारीय होता है। पीत रस कैसा होता है? क्षारीय होता है। इसका भंडारण पित्ताशय में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शरीर में प्रोटीन के विघटन के फलस्वरूप बनने वाले नाइट्रोजनी क्षारक अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है। आपको बताना है अमोनिया को यूरिया में कौन परिवर्तित करता है? जो प्रोटीन के विघटन के फलस्वरूप नाइट्रोजन क्षारक अमोनिया जो बनती है उसको यूरिया में कौन परिवर्तित करता है? तो फ्रेंड्स उसको यूरिया में परिवर्तित करता है यकृत। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा हमारे यहाँ पर, यकृत परिवर्तित करता है। नाइट्रोजन क्षारक अमोनिया एक विषैला पदार्थ होता है जिसे यकृत यूरिया में बदलता है। कौन बदलता है? यकृत यूरिया में बदलता है, जो मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। हमारा नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन देखिए, एक प्रोटीन जो मानव शरीर में रक्त को जमने से रोकने का कार्य करता है वह कौन सा है? तो फ्रेंड्स वो होता है हिपेरिन। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। हिपेरिन एक ऐसा प्रोटीन है जो मानव शरीर में रक्त को जमने से रोकता है। विटामिन के क्या होता है? ये रक्त का थक्का बनाता है। जब भी कोई चोट वगैरह घाव वगैरह लग जाता है, जैसे उसमें रक्त बहता है, तो उसमें विटामिन के सहायक होता है रक्त का थक्का बनाने में, और हिपेरिन होता है यह मानव शरीर में रक्त का थक्का जमने से रोकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। दोनों को आप अच्छे से देख लीजिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, हिपेरिन एक थक्का रोधी प्रोटीन है जो मानव शरीर में रक्त को जमने से रोकने का कार्य करता है। इस प्रोटीन का स्राव शरीर में यकृत कोशिकाओं द्वारा होता है। किसके द्वारा? यकृत कोशिकाओं के द्वारा। तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे टॉप 30 क्वेश्चन जो कंप्लीट हो गए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए।
और जो भी फ्रेंड्स इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।